उसका मुकदमा चला, क्या हुआ क्या हुआ। अच्छा अच्छा। एक बहुत बड़ा किस्सा है, बहुत तवील मामला। उसके बाद सर आप यूरोप जाना हुआ आपका, तो यूरोप जाने का मामला कैसे बना? देखिए, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होता है जी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दूसरे मुल्कों से वहाँ के एक्सपर्ट्स को बुलाती है और यहाँ से भेजती है उन मुल्कों में। तो हंगरी जो है, वहाँ से एक टीचर आता है जो यहाँ हंगेरियन पढ़ाता है, और यहाँ से एक टीचर जाता है जो इंडियन लैंग्वेज, हिंदी, उर्दू, कभी संस्कृत का भेज देते हैं, तो ये जाके वहाँ पढ़ाता है। तो ये ICCR है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, ये उसका प्रोग्राम है। तो उसके तहत अप्लाई किया था मैंने, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं 5 साल के लिए चला गया था, वहाँ रहा यूरोप में और वहाँ पढ़ाया। ये बात है 92 से 97 तक। हाँ हाँ। तो आप हंगरी में थे? हाँ। और सर हमारी रिसर्च में ये आता है कि एक कश्मीर में एक फिल्म शूट हो रही थी जो आप ही ने लिखी थी, जोनी नाम से, मुजफ्फर अली डायरेक्ट कर रहे थे उसको। उस फिल्म का क्या किस्सा है? पता चलता है कि काफ़ी शूट हो चुकी थी और ऐन मौके पर बंद करना पड़ा उसे। देखिए, बड़ा अच्छा वो प्रोजेक्ट था, उसमें डिम्पल कपाड़िया उस ज़माने में और विनोद खन्ना जी, तो बहुत लीड ये पेयर हुआ करता था नामचीन कलाकार। तो ये दोनों उसमें कास्टिंग थी इनकी, और श्रीनगर की गवर्नमेंट ने, यानी कश्मीर गवर्नमेंट ने इसको फाइनेंस किया हुआ था, बैंक गारंटी थी उनकी। और ये था कि हर मौसम में इसको शूट किया जाएगा, और बहुत बड़ा ऑफिस खोला था इन्होंने, मुजफ्फर अली ने, जिसमें कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी ये यूरोप से लाए थे। कोई बहुत मशहूर वहाँ की लेडी थी, मैरी मैकफेडन, वो कॉस्ट्यूम कर रही थी, और बड़े पैमाने के ऊपर तैयारी थी। गांव में जोनी का घर बनाया गया था, सेट पूरा लगा था, और ये सब इंतज़ाम था। और सेंटूर होटल वहाँ का पूरा बुक किया गया था, तो पूरी यूनिट जो है सेंटूर होटल में ठहरी थी। और शूट भी कुछ शुरू हुआ, डिम्पल आई थी, उनके साथ कुछ सीन वीन किए गए। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि लोग जो थे कश्मीर के, वो या उन लोगों को किसी ने भड़काया कि ये बाहर के लोग आ गए हैं, आपके सब्जेक्ट पर फिल्म बना रहे हैं, और इसको तो आपको बनाना चाहिए था, ये कैसे आ गए। तो फिर हम लोगों की गाड़ियों पर पथराव होने लगा वहाँ। मुझे याद है एक बार वो जिप्सी गाड़ी थी उनकी, बल्कि जिप्सियों का उनके पास पूरा वो था, कैरावन था। हाँ, 15-20 जिप्सी गाड़ियाँ थी। तो शूटिंग उन पे लोग जाते थे, तो हमारी गाड़ी जा रही थी, तो उसके ऊपर लोकल लोगों ने पथराव किया, और वो इतना डरावना था कि वो अगर गाड़ी का शीशा टूट जाता, और अंदर उसके डिम्पल बैठी थी, मैरी मैकफेडन बैठी थी, तो इन लोगों को पत्थर लग जाता अगर, तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाता। लेकिन वो फॉर्चुनेटली किसी को लगा नहीं, ड्राइवर ने गाड़ी वहाँ से भगा दी। उसके बाद इनको मुजफ्फर को एक ख़त मिला जो कि ये था किसी आतंकी ग्रुप की तरफ से, टेररिस्ट ग्रुप की, कि आप यहाँ से चले जाइए वरना हम आपके को कर देंगे, अटैक करेंगे। तो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा मुजफ्फर से कि अब आप जाइए, हम इतने भी VIP लोगों की सिक्योरिटी जो है वो में कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो वो फिर फिल्म इस तरह बंद हो गई। फारूक अब्दुल्ला तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। हाँ हाँ। सब्जेक्ट अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जूनी, मतलब वहाँ की एक फोक सिंगर थी। जी जी। एक लीजेंड है वहाँ की, पोइटेस थी, उसकी पोइट्री अभी भी है। जी जी। उसकी एक प्रेम कहानी थी। वो वहाँ का सुल्तान था यूसुफ शाह चक। तो यूसुफ शाह चक की और उसकी प्रेम कथा थी। हब्बा खातून भी, हाँ, उसी का नाम था हब्बा खातून।
तो सर हम देखते हैं कि आपकी कहानियों में और आपके नाटकों में और यहाँ तक कि आपके उपन्यास में भी जो भाषा शैली है और जो क्राफ्ट है आपके लेखन का, उसको आप हमेशा तोड़ते हैं अपने हर नए रचना में, हर नई कृति में। तो ये कैसे आप मतलब करते हैं? जैसे हम कुछ राइटर्स को देखते हैं कि जो हिंदी साहित्य में लेखन कर रहे हैं, तो उनका एक अपना एक क्राफ्ट है, एक भाषा शैली है, जिस तरह से वो बिंब बनाते हैं और पाठक को ऐसा लगता है कि हाँ मतलब पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि अच्छा ये तो फला लेखक का लिखा हुआ उपन्यास या कहानी है। लेकिन आपकी कोई कहानी जो है, मुझे ऐसा लगता है कि वो जब हम पढ़ते हैं तो उसकी भाषा शैली और उसका जो क्राफ्ट है वो बिल्कुल अलहदा होता है एक दूसरे से। ये आप मतलब ये जानबूझकर करते हैं या ये प्रोसेस है आपका? देखिए ऐसा होता है कि बदलाव जो है, चेंज जी, उससे लोग बहुत डरते हैं। बहुत खतरनाक चीज़ है। जो जैसा कर रहा है वैसे ही करता रहे, वैसे ही होता रहे, वो बड़ा सुरक्षित होता है, बहुत सुरक्षित है ना। और किसी भी तरह का आप एक्सपेरिमेंट करें, पूरे चांस होते हैं कि वो ठीक ना बने, अच्छा ना बने, ख़राब हो जाए। क्या होगा? जो आपने नाम कमाया है वो भी डूब जाएगा, है ना। तो इसलिए लोग डरते हैं चेंज से, वो नहीं करते। और कुछ राइटर ऐसे होते हैं कि इसी सिलसिले में वो लिखना भी बंद हो जाता है उनका, लिखते ही नहीं आगे, डर के मारे कि यार मेरी इमेज अभी बन गई और मैं अभी लिख दूँगा, पता नहीं क्या हो, अगर अच्छा नहीं बन पाया तो क्या होगा, है ना। लेकिन इसके बरखिलाफ़ मैंने ये सोचा कि अच्छा और बुरा दोनों ज़िंदगी के हिस्से हैं। कभी अच्छा लिखा, कभी बुरा भी लिख दिया, कोई बात नहीं। उसको एक सहज रूप में लेना, है ना। और टाइम के साथ साथ अगर ज़रूरत है तो बदलना, मतलब बदलने के लिए नहीं बदलना, बल्कि ज़रूरत के तहत बदलना, है ना। सब्जेक्ट के दबाव के तहत बदलना, वो भी होता है। देखिए इब्न इंशा का एक शेर है कि क्यों लकीर के फ़कीर बने रहिए, क्यों लकीर के फ़कीर बने रहिए, क्यों ना रंग बदल के गज़ल कहिए। ये जो उर्दू ज़बान हमारी है, ये जो उर्दू ज़बान हमारी है, 100 रंग हैं इसके दामन में। क्या बात है। तो क्या है कि लैंग्वेज में 100 रंग होते हैं, उन सब रंगों को इस्तेमाल कीजिए, डरिए मत, है ना। अगर डर जाते हैं नया काम करने से तो मुश्किल होती है। पुराना काम करते, जैसे अब देखिए ज्ञान रंजन है, बहुत बड़े कहानीकार माने जाते हैं, घंटा कहानी लिखी उन्होंने, उसकी इतनी चर्चा हो गई कि उन्होंने कहानी लिखने बंद हो गए। अरे उन्होंने उसके बाद कहानी नहीं लिखी। मतलब ये सच्ची बात है, मतलब कि उस कहानी के बाद कुछ लिखा ही नहीं उन्होंने? नहीं। अरे इतना डर गए तारीफ से, इतना घबरा गए। तो ये प्रेशर आ जाता है कि बहुत अब ज़्यादा। एक काम इतना मतलब आप एक समझो एवरेस्ट फतेह कर लिया आपने, अब एवरेस्ट के आगे कहाँ जाओगे? हैं? तो एवरेस्ट के आगे कहाँ जाओगे? तो लिखना ही बंद हो गया। मैं ये मानता हूँ कि आप लिखते रहो, ख़राब लिखो कोई बात नहीं, ख़राब अच्छा चलता है। और मास्टर्स ने ख़राब लिखा है ना। एक अंग्रेज़ी शायर थे, उन्होंने मुझसे कहा बड़े मज़े की बात कि देखिए मैं एक नज़्म सुनाता हूँ, लोगों को बहुत अच्छी लगती, तारीफ़ करते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता कि ये अच्छी नज़्म लिखने के पीछे मैंने कितनी ख़राब नज़में लिखी। मैं तो अच्छी सुना रहा हूँ ना, है ना। तो क्या जब तक आप ख़राब नहीं लिखोगे आप अच्छा भी नहीं लिख सकते। और मुझे लगता है सर ये मतलब किसी भी विधा का या किसी भी मीडियम ऑफ आर्ट का एक प्रोसेस होता है कि आप एक ही बार में कोई अच्छा नाटक नहीं परफॉर्म कर सकते, आप एक ही बार में कोई अच्छी फिल्म नहीं बना सकते। ज़िंदगी का हिस्सा है ना। वो एक प्रोसेस की बात है। आप कभी अच्छा लिखोगे, कभी नहीं लिखोगे, कभी आप कोई भी नॉवेलिस्ट, अब जैसे अरुंधति राय हैं,
गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के बाद जो कुछ लिखा उन्होंने वो उस स्टैंडर्ड का नहीं है। रेणु है, महिला आंचल लिखने के बाद और तीसरी कसम लिखने के बाद फिर उस लेवल के काम नहीं हो पाया। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो ख़राब राइटर हो, बल्कि ये है कि ये एक नेचुरल बात है कि कभी अच्छा कभी ख़राब आप करते रहते हैं, तो उससे डरना नहीं चाहिए। इस बात से सर मुझे एक बात और आती है जहन में कि जैसे आपने उपन्यास लिखे, कहानियाँ लिखी, नाटक लिखे, लेकिन कोई एक ऐसा काम स्टैंड आउट करता है जो कि आपके सारे काम पर जो है वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट होता है, हर बार ये हाईलाइट किया जाता है, जैसे कि नाटक है जिस लाहौर नहीं देखा हो जमिया ही नहीं। तो क्या ये भी उसी तरह का है? लेकिन आपने चूँकि उसके बाद ना तो लिखना छोड़ा और ना ही नई चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करना छोड़ा। देखिए, एक लेखक के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसकी पहचान उसकी रचना से हो। जी। मतलब उसको लोग ना समझें, उसको नहीं जानते, रचना को जानते हैं। जी। है ना। और ऐसी सफलता के बाद आदमी को डर होता, मुझे क्या डर नहीं होगा कि यार लाहौर लिखने के बाद मैं और नाटक लिखूंगा तो उतना ऐसा नहीं होगा, तो क्यों न बंद कर दूंगा बस। और इसी के लोग नाम लेते हैं, यही चलता रहेगा, इसी नाटक के नाम पर अपना खाते पीते रहें आराम से। है, लेकिन ऐसा कर देता मैं तो वो तो मौत हो जाती, मतलब डेथ हो जाती ना, है ना। तो ये होता है कि सोसाइटी और लोग भी प्रेशर डालते हैं आपके ऊपर। सर आपका एक नाटक है gandhi@godse.com, उसमें जो एक आपने दिखाया है कि गांधी जी गोली लगने के बाद बच जाते हैं और वो गोडसे से मिलने जाते हैं। इसी तरह का एक और कहानी है आपकी शाह आलम कैंप की रूहें। उसमें एक कैंप है विस्थापितों का और पीड़ितों का, और उसमें रूहें आती हैं उनके अपनों की और वो मिलते हैं, बात करते हैं। तो इस तरह की जो शैली है, इसका आपको कैसे ख्याल आया कि इस तरह से लिखना चाहिए? देखो, ऐसा है कि जो रियलिटी है ना जी, उसको बयान करने के 100 तरीके होते हैं। जी, ऐसा नहीं होता है कि कोई एक तरीके से आप रियलिटी को कभी आप सिंबल्स के ज़रिए बयान करते हो, कभी आप इमेजरी के ज़रिए बयान करते हो, है ना। तो कई तरीके से रियलिटी सामने आती है। अच्छा, अब हमारे यहाँ या पूरी दुनिया में ये है कि जो यथार्थवादी तरीका है, रियलिस्टिक तरीका है, जैसे मान लो मंटो की कहानियाँ हैं। मंटो की कहानियों में सब कुछ रियलिस्टिक है। ठंडा गोश्त है वो रियलिस्टिक है ना। काली शलवार है वो रियलिस्टिक है, सारा रियलिज्म है ना। अगर मैं भी आज उसी रियलिज्म को लेके चलूँगा तो लोग कहेंगे कि अरे मंटो तो लिख गया 70 साल पहले, अब आप उसी को पीट रहे हो, है ना। क्या आपने किया है? कुछ आपकी कोई उपलब्धि होनी चाहिए। अच्छा, अब ये था कि ट्रेजेडी जो है वो तो उसी तरह की ट्रेजेडी है, कम्युनल राइट्स के बाद की ट्रेजेडी है। उस ट्रेजेडी को अगर आप किसी दूसरे तरीके पर इन्हेंस कर सकते हो, है ना, तो उसका सिर्फ ये तरीका होता है कि आप उसको एक प्रतीकात्मक ढंग से, सिंबॉलिक तरीके से आप उसको कहो, पावर उसकी बढ़ जाती है। एक और घटना है, वो गुजरात दंगों के बाद दिल्ली में लोग एक मीटिंग कर रहे थे, जहाँ से गुजरात के उन लड़कों को लाए थे जिनके माता पिता को मार दिए गए थे दंगे में। तो वो वहाँ बच्चों को वहाँ स्टेज पे ला रहे थे, उनसे पूछ रहे थे क्या हुआ था। तो बच्चे थे सब गुजराती, उनकी भाषा थी गुजराती, उनसे वो बुलवा रहे थे हिंदी। तो वो जब बच्चे हिंदी बोल रहे थे
तो उस ट्रेजडी क्या पता नहीं लग रहा था, क्योंकि लैंग्वेज उनकी चेंज हो गई थी, है ना। लेकिन बच्चों की आँखों से और उनके हाव भाव से वो दुख जो है जाहिर होता था, है ना। तो अब यहाँ से ये हुआ कि बच्चे बच्चे हैं, माँ बाप मार दिए गए हैं, है ना। अब हम सीधे सीधे तरीके से अगर रियलिस्टिक तरीके से उनकी ट्रेजडी बयान करें तो बहुत की जा चुकी है, हो चुकी है। तो उसके लिए सिर्फ यही रास्ता था कि एम्बिग्विटी, या आप जिसे कहते हैं इबहाम, या आप कहते हैं कि इसको कि फैंटेसी में चले जाएं, है ना। तो फैंटेसी में जाके रियलिटी जो आती है ना, वो बहुत पावरफुल होती है ना। इसका इस्तेमाल करना मुश्किल भी है और इसका इस्तेमाल बड़ा मज़ेदार भी होता है ना। अच्छा, गांधी गोडसे का वाला मामला ये है कि ये एक स्थापित स्टाइल है जिसको कहते हैं काउंटर फैक्चुअल हिस्ट्री। इतिहास में जो घटा है जी। उस इतिहास में घटे को आप दूसरे रूप में देखो। जैसे फिल्में भी बनी हैं ऐसी कि हिटलर अगर जिंदा हो रह जाता या जीत जाता तो क्या होता, है ना। और ये एक क्रिएटिव आदमी को बहुत इंस्पायर करती है ये चीज़। इवन गालिब को बड़ा इंस्पायर किया। अच्छा। कि यूँ होता तो क्या होता जी। है, कि वो क्या याद आता है हर एक बात पर ये कहना कि यूँ होता तो क्या होता। भाई अगर बहादुर शाह जफर न मारे गए, न पकड़े गए होते तो क्या होता। 1857 अगर वो जीत गए होते तो क्या होता। तो ये एक क्रिएटिव माइंड के लिए एक चीज़ बड़ी चैलेंजिंग होती है और बड़ी मज़ेदार होती है कि आप इमेजिन। अच्छा, और वो इमेजिन आप फ्री नहीं हो के कर सकते हो, आपको उस पूरे बैकग्राउंड के साथ इमेजिन करना है ना। और ऐसा इमेजिन करना है कि उसके अंदर रीज़न और लॉजिक बने, लोग ये कहें कि हाँ ऐसा है, ऐसा हो सकता था, है ना। ये बात ये सर, हम देखते हैं कि आपने जो स्क्रिप्ट राइटिंग के ऊपर एक व्यवहारिक पुस्तिका लिखी थी, और जैसे कि गमन फिल्म का जिक्र किया आपने, उसमें भी आपने स्टोरी डेवलपमेंट, अगर मैं सही हूँ तो उसका काम किया था, स्क्रिप्टिंग का भी कुछ काम किया था। वो नाम स्टोरी डेवलपमेंट में दिया हुआ। अच्छा। और आगे और दूसरी जैसे बूंद बूंद के लिए जैसे किया आपने। और तो इसमें स्क्रिप्ट राइटिंग में जो है कोई ऐसा सिग्निफिकेंट नाम जो जिसके साथ आपने मिलकर स्क्रिप्ट राइटिंग आपने की? या देखिए ऐसा है, केतन मेहता थे, केतन मेहता जी, शिव मुजफ्फर अली के वो चीफ असिस्टेंट थे पहले। अच्छा। बाद में हट गए थे, तो उन्हीं के साथ स्क्रिप्ट राइटिंग का काम जो है शुरू किया था। और उसके बाद फिर जामिया में जब कोर्स शुरू हुआ तो उसके लिए पढ़ना पड़ा फिर। तो आयोवा यूनिवर्सिटी है यूएस की, उनकी बहुत सी किताबें हैं स्क्रिप्ट राइटिंग पर, तो वो सब पढ़ी, वहाँ का कोर्स बनाया। उसके बाद फिर प्रैक्टिकली भी करते रहे और थ्योरेटिकली, दोनों तरीके से। तो इसके तहत फिर वो किताब लिखी जो उनकी किताब है स्क्रिप्ट राइटिंग। सर, एक बड़ा रोचक हिस्सा है आपकी ये रचनात्मक जो यात्रा है, वो है यात्रा वृतांत। आपने बहुत सारी यात्राएं की हैं और उसकी जो राजकमल ने छापी भी थी, उम्र भर सफ़र मेरा, जिसमें आपके सारे यात्रा संस्मरण हैं। तो ये ट्रैवल करने का आपको दिलचस्पी या चस्का कहें तो ये कैसे लगा कि आप पढ़ा भी रहे थे, लेखन भी कर जब रहे थे? आपको अनुभव करने होते हैं ना जी, आप सोचते हैं संसार बहुत बड़ा है जी, बहुत बड़ा संसार है, हमको अभी कुछ नहीं देखा हमने, हमें देखना है। और वो आपको इनकरेज आपको एक इंस्पायर भी करता है, आपको नया मैटर भी देता है, नई चीज़ें आपके सामने आती हैं, है ना।
तो उसके तहत ये ट्रैवलिंग जो है वो एक बहुत अच्छा साधन बन जाती है किसी भी आदमी के डेवलप होने का, है ना। और फिर उसके बारे में बहुत डिटेल में बात हो सकती है। जी, वो हम करेंगे बात आगे। तो और सर गोविंद निहलानी साहब का जिक्र आता है जब हम जिसला और निव्याख्या की रिसर्च में जाते हैं कि उनके पास शायद राइट्स थे नाटक के पहले उनके पास थे राइट्स, 10-12 साल रहे, वो बना नहीं पाए। 10-12 साल के? हाँ। अरे उसके बाद फिर इनको उनके पास संतोषी साहब के पास भी रहे। होता है कि गोविंद निहलानी कह रहे थे मुझसे एक बार, वैसे मजाक में कह रहे थे कि जैसे दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा होता है वैसे हर कहानी पर बनाने वाले का नाम लिखा होता है। किस कहानी को कौन बनाएगा ये लिखा होता है। तो उस कहानी में उनका आमिर साहब का नाम लिखा था। उन्होंने बनाया है। तो सर आने वाले वक्त में हम आपकी रचनाओं जिसमें उपन्यास, कहानी, नाटक, इस पर बात करेंगे, यात्रा संस्मरण बात करेंगे और बहुत से अनूठे और रोमांचक किस्से और कहानियों पर बात करेंगे, वो चाहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हों, दिल्ली के हों, आपके जो यात्राओं से जुड़े जो किस्से हैं उन पर और जो अनुभव हैं आपके उन पर बात करेंगे और अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। तो समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर असगर वजाहत और हम आगे भी ऐसे दिलचस्प वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे। आप अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। बातों बातों में शाहनवाज के साथ फिर हाजिर होंगे नई किस्से कहानियों के साथ। नमस्कार, आदाब।